दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो फिर से तेजी का वातावरण बनना शुरू हो चुका है। स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। वैसे अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और एंट्री दोनों का ही आपको पहले ही बता दिया था। 22.5 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग के लिए बोला था और 18 के आसपास आपको खरीदारी की सलाह दी थी। तो आप देख सकते हो नीचे जाके फिर से 18 पे आ चुका है, यानी ये एक तरफ से देखें तो एंट्री पॉइंट बिल्कुल सही बन रहा है, यहाँ पे एंट्री की जा सकती है। और फिलहाल आप देखें तो यहाँ से पॉजिटिव माहौल की संभावना भी बन रही है। दो बड़ी अपडेट है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं और जानने की कोशिश करेंगे क्या रिलायंस पावर में हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या शॉर्ट टर्म में फिर से वैसी ही तेजी बन सकती है जैसी पिछले हमने 15-20 दिन में देखी थी जब 13 से स्टॉक सीधा 25 तक चला गया था। क्या वैसी संभावना फिर बन रही है? तो सवाल तो बहुत सारे जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। रिलायंस इंफ्रा में भी आज हमने अच्छी खासी तेजी देखी, तो क्या एडीएजी ग्रुप में फिर से तेजी का वातावरण बनेगा? तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले आज के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 17.70 पर और 17.65 का लो बना, हाई है 18.50 का, अंत में क्लोजिंग 18.25 के आसपास हुई है। 3.40% की शानदार हमने तेजी देखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है लोगों को 2 साल में, यानी कोरोना काल में स्टॉक ₹1 के आसपास था और 27 मार्च 2020 को जब ये 1.15 से जब दौड़ना शुरू हुआ था तो ये करीब 19 तक चला गया था। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया था, लेकिन फिर 19 से स्टॉक धीरे धीरे करके वापस नीचे आया, 11 के आसपास रहा। 11 से 13 के बीच में ये बहुत समय तक रहा, करीब 6 से 7 महीने तक। लेकिन उसके बाद में जो दौड़ना शुरू हुआ तो फिर सेकंड टाइम में ये 25 तक जाके आया। अब ये 25 से फिर 17 के आसपास आया था। अब इसने फिर से पॉजिटिव माहौल बनाना शुरू किया। तो ये आप इस लेंथ को समझ सकते हैं। पिछली बार जब ये 19 से गिरा था तो 11 के आसपास आया था। इस बार 25 से ये 17 का आया। इस बार ये 25 से नई हाई बना सकता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो जिसने भी पिछले 6 महीने पहले इसमें निवेश किया था उसको अभी भी 33% का अच्छा रिटर्न देखने को मिला है, क्योंकि 13.65 की प्राइस थी 21 मार्च को। लगभग उतना ही एक साल पहले भी था। लेकिन अब जिसने 1 महीने पहले निवेश किया उसको भी अभी 16% का अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो 15.65 की प्राइस थी, तो काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुका है। लेकिन जिसने 5 दिन पहले इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल लॉस हो रहा है करीब 4.5% का, क्योंकि 19 के आसपास प्राइस थी। लेकिन पॉजिटिव माहौल फिर से बन जाएगा। फिलहाल वॉल्यूम में थोड़ी सी आपको कमी दिखाई देगी। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। सरकार चाहती है कि जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, यानी फिलहाल जैसे कि आपको पता होगा इलेक्ट्रिसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज डिस्कॉम के माध्यम से स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने राज्य में आगे सप्लाई करती है और बिजली का जो भी कामकाज है वो केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो सारा का सारा स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में। लेकिन सरकार अब चाहती है कि वो सारा कामकाज है वो भी सेंट्रल के अधीन हो, यानी सेंट्रली सबको बिजली अपने हिसाब से बांटे। तो यहाँ पे सरकार चाहती है कि एनुअल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का जो 1400 बिलियन यूनिट्स है वो सेंट्रल के माध्यम से हो। हर सरकार को, अलग अलग सरकार को उसकी जिम्मेदारी न लेके सीधा सेंटर के माध्यम से ही उनको वो बिजली आगे डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। अब जैसे कि सरकार की सबसे बड़ी चिंता है कि अलग अलग स्टेट बहुत सारा कर्जा लेके बैठे हुए हैं, यानी वो लगातार पावर सेक्टर की कंपनियों का करीब 2.5 लाख करोड़ का जो कर्ज है वो लेके बैठे हुए, समय पे चुका नहीं पा रहे। इसलिए सरकार चाहती है कि उसका सारा कंट्रोल उनके हाथ में हो, ताकि वो पावर सेक्टर की कंपनियों में एक रिफॉर्मेशन ला सके, उनके लिए एक सेहत में सुधार हो सके। और इसीलिए सरकार ये स्टेप उठाने जा रही है। लेकिन इसका विरोध हो रहा है अलग अलग स्टेट के माध्यम से। उनका कहना है कि एक तरह से हमारे अधिकारों का ये जो कंट्रोल सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है, क्योंकि जो बहुत सारे स्टेट के अंदर जो बिजली संयंत्र है वो उनके कंट्रोल उनके हैं, उनके खुद के बनाए हुए हैं और उसका कंट्रोल भी अब सरकार अपने हाथ में लेना चाहती है। इसलिए यहाँ पे पूरी तरह से इसका विरोध किया जा रहा है। सरकार, कोई भी स्टेट नहीं चाहती कि जो डिस्कॉम का डिस्ट्रीब्यूशन का कामकाज है वो केंद्र के हाथों में जाए। आने वाले समय में ये टकराव और भी आगे बढ़ सकता है। सरकार की मंशा है कि जो लगातार बहुत सारा पैसा ड्यू बकाया हो रहा पावर सेक्टर की कंपनियों का वो क्लियर होना चाहिए और इसके लिए ज़रूरी है कि केंद्र के हाथ में कंट्रोल हो। और लेकिन अलग अलग डिस्कॉम जो स्टेट के हैं वो नहीं चाहते कि जो अधिकार उनका है वो केंद्र अपने हाथ में ले ले, और इसीलिए यह मामला और आगे बढ़ेगा। यहाँ पे एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। श्रीनगर में जितने भी ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन की एक मीटिंग हुई है और उन लोगों ने कहा है कि 23 नवंबर को पूरा वो ऑल इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट करने वाले हैं। साथ में वो दिल्ली में जाके उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे और विरोध करेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लाया गया है। वैसे सरकार ने अभी इसको स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया है, लेकिन सरकार की मंशा है कि इस बिल को पेश किया जाए, इस बिल को पास किया जाए। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी फेडरेशन के जो इंजीनियर्स हैं वो नहीं चाहते कि ये बिल पास हो। ये श्रीनगर में जो मीटिंग हुई उसमें 50 डेलीगेट्स अलग अलग राज्य के थे, जिसमें तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर,
ये अलग अलग राज्यों से सभी डेलीगेट वहाँ पे गए थे और सब ने मिल के एक साझा बयान जारी किया। उसमें कहा है कि हम आने वाली 23 नवंबर को प्रोटेस्ट करेंगे और हम इस बिल को पास होने नहीं देंगे। उनका कहना है कि ये जो बिल है ये एंटी पीपुल है और एंटी एम्प्लॉयज़ है, यानी प्राइवेट सेक्टर की एंट्री हो जाएगी अलग अलग डिस्कॉम में। प्राइवेट सेक्टर भी जब बिजली देना शुरू कर देंगे तो फिर जो एम्प्लॉयज़ है उनकी जॉब जा सकती है। साथ में उनका कहना है कि जो फार्मर्स को सब्सिडी मिल रही है वो सब्सिडी भी बंद होगी, प्राइवेट कंपनियां तो सब्सिडी देगी नहीं। इसके अलावा कहा जा रहा है कि पहले तो बिजली का बिल कम दिया जाएगा प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के माध्यम से, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे करके डिस्कॉम वीक हो जाएंगे उसके बाद में पूरा कंट्रोल जब प्राइवेट कंपनियों के हाथ में आ जाएगा तब वो बहुत ज़्यादा बड़ा बिजली का बिल देंगे और लोगों को उससे बहुत बड़ा लॉस होने वाला है। कुल मिला के ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्राइवेट हाथों में जो इलेक्ट्रिसिटी का कामकाज सौंपने की तैयारी की जा रही है उसका हम विरोध करेंगे और इसको हम नहीं होने देंगे। कहने का मतलब ये है कि इसका विरोध जारी है और जिस तरह से फार्मर बिल वापस लिया गया इसको भी वापस लिया जाए, ऐसा ही सबकी मांग है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि जितने भी पावर प्लेयर होंगे जो प्राइवेट सेक्टर से होंगे वो सिर्फ अच्छे यानी जो मजबूत कमाई जो एरिया होंगे, जो आपने को बड़ी सिटीज़ होगी वहीं पर पावर देने में वो उनको फ़ायदा होगा, लेकिन जो रूरल्स एरिया वहाँ पे वो पावर सप्लाई नहीं देंगे और ऐसे में वो सारा कामकाज डिस्कॉम के पास आएगा और डिस्कॉम को उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, यानी ग्रामीण क्षेत्र के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होंगे। और कुल मिला के ये जो व्यवस्था है पूरी बिगड़ने वाली है और इसीलिए हम इसका विरोध करते जाएंगे और इसको पास नहीं होने देंगे, ऐसी उन्होंने एक तरह से यहाँ पे घोषणा की है। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि आगे जाके ये नया विरोध का एक जरिया बनेगी। जिस तरह से पहले फार्मर्स का एजिटेशन हुआ था वैसे ही इसमें भी संभावना बन रही है। अब इसके बीच में अगर देखें तो रिलायंस पावर में जो गिरावट हुई इसके पीछे वजह थी एफआई पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन से लगातार प्रॉफिट बुक करे थे और ऐसे में रिलायंस पावर में भी बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी थी। 13 का स्टॉक 25 तक गया और ऐसे में उन्होंने जो भी शॉर्ट टर्म एफआई है उन्होंने प्रॉफिट बुक की है। बाकी बहुत सारे स्टॉक में भी हुई है, चाहे सिर्फ रिलायंस पावर की बात नहीं जाए, सुजलॉन एनर्जी हो, जेपी पावर है, इस तरह से जो भी छोटे पेनी स्टॉक है उन सब में हमने गिरावट देखी है। वो सारी वजह थी एफआई की तरफ से। अब लेकिन एफआई फिर से कल से खरीदारी शुरू कर चुके हैं और इसीलिए फिर से पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। तो यहाँ पे एफआई की खरीदारी फिर शुरू हो गई, एक तरह से बहुत बड़ा पॉजिटिव ये सिग्नल है, आने वाले समय अच्छी तेजी बनेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि एफआई का लगातार इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि वो पूरी तरह से होल्डिंग बेच के बाहर निकल रहे हैं। आप देख सकते हो सितंबर में उनकी होल्डिंग मात्र 3.30% थी, दिसंबर में वो 4.92% तक पहुंची और मार्च क्वार्टर आते उनकी होल्डिंग 5.95% तक पहुंची है। जून क्वार्टर में उन्होंने 7.79% की होल्डिंग की है। तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है वो तो यहाँ पे होल्डिंग को बनाए रख रहे हैं, कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है जो प्रॉफिट अच्छा मिलता है तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको ये गिरावट दिखाई दी। ओवरऑल अब देखेंगे तो फिर से रिलायंस पावर में तेजी की संभावना बनेगी और ये काफ़ी मजबूत लग रहा है रिलायंस पावर। सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ लगातार कम कर रही है। मार्च 2020 में इनकी लायबिलिटीज़ थी 53,343 करोड़ रुपीज़ की, जो देख सकते हो मार्च 2021 में घट के 50,782 करोड़ रुपये तक आ गई और इस बार मार्च 2022 की बात करें तो 49,812 करोड़ रुपये तक आ गई। तो लगातार कंपनी अपनी लायबिलिटीज़ को कम कर रही है, एक तरह से बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। इसके अलावा कंपनी के कैश फ्लो में भी कुछ बढ़ोतरी हुई है। मार्च 2021 में 19 करोड़ रुपये का था, वो 21 करोड़ रुपये तक आ गया। इसके अलावा अगर हम देखें तो कंपनी की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। एक बार हम पिछले 5 साल की रिलायंस पावर के दूसरे पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप के साथ में कंपेयर करके देखें कैसा इसने रिटर्न दिया है। 2016 की बात करें तो रिलायंस पावर ने 29.93% का निगेटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान स्मॉल कैप ने 1.77% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें तो 1.53% दौड़ा। तो यहाँ पे आपको देखिए लूजर आपको रिलायंस पावर दिखाई देगा। 2017 की बात करें तो रिलायंस पावर ने 21.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने ज़बरदस्त दौड़ लगाई, 59.14% का 64% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान देखें तो बीएसई पावर इंडेक्स 19.83% दौड़ा। तो यहाँ पर विनर आपको बीएसई स्मॉल कैप दिखाई देगा। इसके अलावा 2018 की बात करें तो यहाँ पे आपको 52.76% का निगेटिव रिटर्न दिखाई देगा रिलायंस पावर का। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप में भी निगेटिव रिटर्न हमें देखा करीब 23.41% का और बीएसई पावर इंडेक्स ने 15.98% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो ओवरऑल आप देखिए 2018 साल पावर इंडेक्स के लिए अच्छा नहीं था, बाजार के लिए भी अच्छा नहीं था। 2019 की बात करें तो रिलायंस पावर ने 87.87% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप ने 6.85% का निगेटिव रिटर्न दिया और बीएसई पावर इंडेक्स ने 3.65% का निगेटिव रिटर्न दिया। तो यहाँ पर भी आपको लूजर रिलायंस पावर ही दिखाई देगा। 2020 की बात करें तो रिलायंस पावर ने 6.85% का निगेटिव रिटर्न दिया। इस दौरान बीएसई स्मॉल कैप 32.11% दौड़ा और ऐसे यहाँ पे बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें तो 7.05% की तेजी देखी। यहाँ पर भी आपको लूजर रिलायंस पावर ही दिखाई देगा 2020 में, लेकिन 2021 में पूरा गणित चेंज हो गया। यहाँ पे रिलायंस पावर ने 288% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान अगर देखें तो बीएसई स्मॉल कैप 62.77% दौड़ा और बीएसई पावर इंडेक्स 68.84% दौड़ा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पिछले
4 साल के बाद में आप देखेंगे 2021 में रिलायंस पावर में एक बड़ा करंट आ गया और यहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हो गया। तो ये अब मौका है एंट्री का। जो गिरावट का दौर था वो थम चुका है। आने वाले समय पावर इंडेक्स में तेजी तो आएगी, साथ में इसका फायदा रिलायंस पावर को भी मिलेगा। इनके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो भी पाइपलाइन में है, वो पूरे होंगे, कारोबार बढ़ेगा। सरकार की तरफ से भी हेल्प मिल रही है, सरकार भी इनको लोन देने के लिए हर बैंक को कह चुकी है। ऐसे में डरने की बात नहीं, निवेश करें और लॉन्ग टर्म के लिए बने रहे। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले लें या फिर अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।